फुल वीडियो नहीं देखोगे आप उसको नहीं समझ पाएंगे। यदि आपको यह वीडियो होता है जो कार करता है, जो एक्शन करता है, वो तुम्हारा सब्जेक्ट होता है। मेन वर्ब कौन सी होती है? जो उस सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है वो मेन वर्ब होती है। तो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जिनमें अफर्मेटिव होता है, जिसमें नॉट वगैरह कुछ नहीं होता। दूसरा होता है जिसमें नॉट लगा होता है वो नेगेटिव होता है। तीसरा कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव होता है, जिनमें हेल्पिंग वर्ब आगे होती है। फोर्थ नंबर का वो होता है जिनमें हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेलो स्टूडेंट, यह मेरी दूसरी वीडियो हो ग्रामर के लिए। इससे पहली वीडियो मैंने उसमें आपको सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच और सभी वो चीज़ बताई हैं जो हमारे ट्रांसलेशन के लिए बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ से मैं आपको टेंस या सेंटेंस फॉर्मेशन या ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ। इसको बेटा बारीकी से देखना है कि इसमें सेंटेंस में सबसे मेन चीज़ होती है उसको यह आइडेंटिफाई करना कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। या मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सेंटेंस की किस प्रकृति का है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है ये, या फिर ये डबल इंट्रोगेटिव है, या फिर ये अफर्मेटिव है। और मैं इसमें यही बताऊंगा आपको ये टेंस से प्रेजेंट का, इंडेफिनिट का, कंटिन्यूस का, परफेक्ट का किसका है। यानी कि बेटा इसमें सबसे मेन चीज़ है सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना। तो सेंटेंस को मैं बेटा चलो बताता हूँ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और सेंटेंस में कैसे इसको पहचानते हैं ये किस प्रकार का, जिससे कि आप उसे पहचान के आराम से उसे सही से यूज कर सकें। सबसे पहली लाइन है क्या है? टेंसेस या सेंटेंस फॉर्मेशन या फिर ट्रांसलेशन। यानी कि तीनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं, या सेंटेंस को बनाना या ट्रांसलेशन करना या फिर सेंटेंस का फॉर्मेशन या सेंटेंस को बनाना। तो ये सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट में होते हैं। ऐसे हिंदी के शब्द होंगे उनके लिए हम है लगाएंगे। पास्ट होते हैं इनके लिए था लगाएंगे। फ्यूचर होते हैं इनके लिए गा लगाएंगे। मीन्स हिंदी के सेंटेंस में पीछे गा आएगा। ये सेंटेंस में हम बताते हैं क्या? टेंस की वर्ब्स सेंटेंस में एक्शन और इवेंट या फिर स्टेट को बताती है। प्रेजेंट टेंस टू टेंस सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट की। ये इसलिए इसके कई प्रकार के होते हैं। ये प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा जब इंडेफिनिट का होता है तो है के तुरंत बाद ता ती ते आता है, और जब कंटिन्यूस का होता है तो रहा रही आता है, और इसके लास्ट में है आएगा ज़रूर क्योंकि ये प्रेजेंट का है। परफेक्ट का होगा चुका चुकी, लिया दिया, खाया पिया, लेकिन इनके बाद है ज़रूर आता है। ऐसे परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा से रही ये शब्द आएगा, लेकिन याद रखना इनमें टाइम ज़रूर आता है। यानी कि बेटा मैंने ये तीनों टेंस को ऐसे बताया है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को कि आप कभी कंफ्यूज ना हो सकें। क्योंकि बच्चे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यही तो प्रेजेंट का होता है, यही पास्ट का होता है, यही फ्यूचर का होता है। तो इसीलिए मैंने तीनों को एक साथ रखा जिससे कि आप इसको डाउट को क्लियर कर सकें। और मैं आपको बता रहा हूँ बेटा ये मैंने ये नोट्स बनाए हैं। जस्ट आपको जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ वैसे आप भी नोट्स ज़रूर बनाते रहना, जिससे कि आप पिछला बहुत अच्छे से याद कर सकें और पिछला बहुत अच्छे से पहचान सकें। देखो यहाँ पर प्रेजेंट में ताती है या पास्ट में आ की मात्रा आएगी, ई की, ए की और ऊ की मात्रा ज़रूर आती है लास्ट में, तो हम समझ जाते हैं पास्ट का इंडेफिनिट है। और जब टेंस कंटिन्यूस का होगा तो रहा के साथ में था आएगा। परफेक्ट में होगा तो चुका के साथ था आएगा, और परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो सभी के लास्ट में क्या आ जाएगा? था आ जाएगा। यानी कि कहना चाहता हूँ मैं कि जो पास्ट टेंस होगा, पास्ट टेंस की लास्ट में सभी में क्या आएगा? था आएगा, और बाकी की सेम है, रहा रही इसमें है, रहा रही इसमें है, रहा रही इसमें भी है, इसके लास्ट में क्या आएगा? गा आ जाएगा। और बाकी का वही है, नाम सबके सेम ही है। यहाँ पे बस प्रेजेंट है का होगा तो प्रेजेंट का हो जाएगा, और था का होगा तो पास्ट का हो जाएगा, और गा का है तो फ्यूचर को हो जाएगा। तो बेटे याद रखना
इनको आइडेंटिफाई मैंने एक ही पेज में इसलिए रखा है कि आप कभी कंफ्यूज ना हो सकें। तो याद रखना, लास्ट में है आएगा तो प्रेजेंट, था आएगा तो पास्ट, और गा आएगा तो फ्यूचर आएगा। और इनके इंडेफिनिट का, कंटिन्यूस का, परफेक्ट कंटिन्यूस को आइडेंटिफाई कहाँ से करते हैं? लास्ट वाले शब्द के दूसरे नंबर से हम इसे पता करते हैं कंटिन्यूस का है, परफेक्ट का, या परफेक्ट कंटिन्यूस का है। नोट करके लिखा है, जब लड़का की बात आती है तो मात्रा आ की आती है, जैसे कि वह पढ़ता है, ता, आ। लड़की हो तो वह पढ़ती, तो ई की मात्रा आएगी। और जब एक से ज़्यादा हो या लड़का लड़की दोनों साथ में हो तब मात्रा ई की मात्रा आती है, जैसे कि वे पढ़ रहे हैं, हे, ए आ गया ना, तो ऐसी ए आती है तुम्हारी। अब बेटा ये नेक्स्ट, अब देखो यहाँ से मैंने आइडेंटिफाई करना सिखा दिया है, और आप यहाँ से सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और कब इसके आइडेंटिफाई करना है कि प्रेजेंट का क्या है, फ्यूचर क्या। देखते हैं एग्जाम्पल, आप पढ़ते रहना। लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है। देखो लड़की है तो ई की मात्रा, लड़का है तो आ की मात्रा, लड़के तो ए की मात्रा, और लड़कियां खेल रही तो ई की मात्रा। तो लड़का, लड़की और एक से ज़्यादा। बेटा ये मैं अभी बताऊंगा सब। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि ए की मात्रा कब आती है, आ की मात्रा कब आती है, और ई की मात्रा कब आती है, और प्रेजेंट कब होता है, पास्ट कब होता है, और फ्यूचर कब होता है। इतना सा बताया, इससे आगे और नहीं बताया। आगे लगा ये मात्रा वाक्य की, सेंटेंस की लिंग और वचन, ये जेंडर या नंबर पर निर्भर करती हैं। यानी किस पर करती है? या तो लिंग होगा, लड़की है या लड़का है, या नंबर होगा, कौन सा नंबर है, जेंडर है या सिंगुलर नंबर है, या फिर बेलुलर नंबर। बेटा नए नए शब्द आ रहे हैं सुनने को, आपने नहीं सुने होंगे, इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इन्हें बार बार इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, या बार बार इनको या नोट कर लेंगे, तो जल्दी से अपनी किताब में पढ़ लेंगे तो आप सीख जाएंगे। और क्या लिखा है इसमें, ये पॉइंट बना के लिखा है, हम वाक्यों की संरचना देखकर पहचानते हैं कि वाक्य किस टेंस का है, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और कैसे बनाना है। ये दूसरे पॉइंट क्या कहता है, वाक्य में सबसे पहले अंतिम शब्द देखते हैं और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पता करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है खेलता है, लास्ट में क्या है तो किसका है, प्रेजेंट का। वह खेला, आ की मात्रा है तो पास्ट का। खेलेगा तो किसका है, फ्यूचर का। और वह खेल रहा होगा तो किसका है, फ्यूचर का। था, वह खेल रहा था लास्ट में आ गया तो किसका, पास्ट का है। वे खाना खा चुके हैं, लास्ट में है आ गया तो किसका है, प्रेजेंट का है। तो बेटा मैंने आपको ये बता दिया है कि है, था और गा से ही हम इनका सेंटेंस का आगे पता करते हैं। आगे क्या लिखा, वाक्य सेंटेंस, वाक्य शब्दों का समूह होता है, शब्दों का समूह होता है जिसे पढ़ने बोलने का पूर्ण अर्थ, कंप्लीट सेंस निकलता हो, उसी उसी में से ये शब्द देखना है। यानी कि जो हिंदी का आपको वाक्य मिलेगा उसमें ये सब चीज़ मिल जाएंगी। अब वाक्य में अंत से दूसरे नंबर का शब्द देखना होता है, जिससे टेंस के प्रकार का, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस का पता चल सके। जैसे वह खेल रहा, वह खाना खाता है। अब देखो है तो आ गया तो प्रेजेंट का कन्फर्म है, और लास्ट के तुरंत बाद क्या है, ता, आ की मात्रा आ गई तो लड़का भी है, सीधी बात है। और ता आ गया तो किसका है, इंडेफिनिट का है। ऐसे ही फर्स्ट इंडेफिनिट का आ, ई की मात्रा भी आती है। वह बाजार जा रहा है, रहा आ गया तो कंटिन्यूअस का है। चुका आ गया, है के बाद चुका आ गया तो परफेक्ट का आता है। और से रहा है, देखो यहाँ पे आ गया ना, से रहा है, और समय भी आ गया 4 घंटे तो किसका हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या आपको क्या आइडेंटिफाई करना सिखाया है, इंडेफिनिट का, कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का या परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ये सभी सेंटेंसों में इन्हीं पर डिपेंड करता है, और इन्हीं से हमें टेंस की पता करना है कि किसका, प्रेजेंट का है, इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, या पास्ट कंटिन्यूअस का, या परफेक्ट कंटिन्यूअस का, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। ये सब चीज़ें आती है। तो बेटा आगे लिखा है अंत में है वाले सभी प्रेजेंट की होती है, मैंने बहुत पहले बता दिया। और था वाले पास्ट की होती हैं, और गा वाले फ्यूचर के होते हैं। और देखो इसके बाद और क्या है बेटा, मैंने इसको एक एक बारीक चीज़, यह सेकंड नंबर की वीडियो है ग्रामर के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, जो आपके लिए बहुत अच्छी बेसिक एक एक बारीकी पॉइंट बताए गए हैं, जो आपको किसी भी वीडियो में इस प्रकार से नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं कि ये समझते हैं बच्चे तो समझ जाएंगे, छोटी सी चीज़ है, लेकिन छोटी नहीं है बेटा, ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। लिखा है इतना आइडेंटिफाई पता करने के बाद, आइडेंटिफाई कर लेंगे सेंटेंस प्रेजेंट का है या इंडेफिनिट का या कंटिन्यूअस का है, तो उसके बाद फिर क्या करना होता है, पता करने के बाद प्रत्येक टेंस को
यूनिवर्सल फॉर्मूला सूत्र के अनुसार बनाते हैं। कौन सा होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ब्स आता है। ये लास्ट में 1 नंबर 2 3 4 5वें नंबर पे आते हैं। तो बेटा इतना पता कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अब कहते हैं कि सर आपने स्ट्रक्चर तो बता दिया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब्स, ये होते कहाँ सेंटेंस में? तो बेटा मैंने शुरू में बताया था कि इनको आइडेंटिफाई भी करना है। सबसे पहले करते हैं आइडेंटिफाई। क्या करना है? ये पहले नंबर की वीडियो बेटा और दूसरे नंबर की वीडियो एक दूसरे से लिंक करती हैं, और इन दोनों को आपको एक साथ देखना पड़ेगा, और आप बारीकी से पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि हेल्पिंग वर्ब से, मेन वर्ब से, ऑब्जेक्ट से, और वर्ब, सब्जेक्ट, नाउन से। लेकिन यहाँ पर मैं करा रहा हूँ कि सेंटेंस में ये कहाँ ढूंढें हम, कैसे ढूंढें हम, मतलब इनका पता कैसे करें, पता करने का तरीका बताया है। तो कर्ता कौन होता है? वाक्य में जो कार्य, कोई भी काम करे, एक्शन करे, करता है या कर चुका है या करेगा, या फिर जिसके बारे में कुछ बताना होगा, जैसे लंबा है, मोटा है, पतला है, गोरा है, चतुर है, मूड है, क्या है, कैसा है, मूडी है, यानी कि उसकी क्वालिटी बताई जाएगी सेंटेंस में, तो उसी को हम मानेंगे सब्जेक्ट है। या फिर जो कुछ काम कर रहा होगा, उस सेंटेंस में कुछ काम करता है, तो हम समझाएंगे कि ये इसमें सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है। जैसे कि मैं इसको पढ़ता हूँ, एक नोट करके लिखा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ? कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा किससे बनाए जाते हैं? नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। बेटा तो मैंने ये बताया था कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहे थे कि वो होते हैं, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि सेंटेंस में ये कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा राम नाच रहा है, तो नाचने का काम कौन करेगा? राम नाच रहा है। देखो अच्छे से समझो, राम नाच रहा है, तो नाच कौन रहा है? राम। तो सब्जेक्ट कौन हुआ यहाँ पर बेटा? राम। तो लिखा ना, राम नाचने का काम कर रहा है, इसीलिए राम कौन हुआ? सब्जेक्ट हुआ। हेल्पिंग वर्ब देखते हैं कौन होता है। हेल्पिंग वर्ब जो वाक्य में हिंदी के अंत में होती है, किस में होती है? हिंदी के अंत में होती है, और इंग्लिश में सब्जेक्ट की तुरंत बाद होती है, होती भी है और नहीं भी होती है। जैसे कि राम नाच रहा है, लास्ट में क्या है? तो ये हेल्पिंग वर्ब हुई, अंत में है शब्द क्या है। बेटा ये अब मैं इसके बाद आपको बता रहा था कि यहाँ पर बेटा अभी हेल्पिंग वर्ब बताई, सब्जेक्ट बता दिया, सब्जेक्ट के बाद आप बता रहा हूँ मैं हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में अंत में मिलती है, और जितनी भी है, था और का होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है हिंदी के सेंटेंस में। और इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के तुरंत बाद होंगे, जो मैंने आपको लिखा दी हैं, और जिनका जैसे कि डू, डज, इज, आर, एम, हैज, है, वॉज, वर, ये अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। नेक्स्ट है मेन वर्ब। सबसे इम्पोर्टेंट होती है मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद। क्यों होती है? क्योंकि इसी की हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या करना होता है? फॉर्म्स यूज़ करना होती है। तो क्या लिखा है? जो सब्जेक्ट के द्वारा, क्या लिखा है? जो सब्जेक्ट के द्वारा काम या एक्शन किया जाता है, या जिस वाक्य में ना, हिंदी के वाक्य की बात तो नहीं बेटा, जिसमें जो सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो काम करेगा, वो एक्शन करेगा, वो क्या काम कर रहा है, तो वो उसके लिए हम बताएंगे कि ये काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर राम है, राम क्या काम कर रहा है? नाचने का। तो जो नाच शब्द है ना, तो नाच में ना लगा के देखो तो क्या हो जाएगा? नाचना। उठना, बैठना, सोना, पीटना, खाना, लाना, जाना, डांटना, ये सब में देखो बेटा ना लग रहा है। तो मैंने क्या बोला? जो वाक्य, जो सेंटेंस में जो शब्द है, सेंटेंस में जो शब्द है हिंदी में जिसमें ना लगा के बोल सकते हैं, तो वो क्या हो जाती है? मेन वर्ब हो जाती है, या ना लगा कर सही बोला जा सके। और दूसरे में लगाओ, राम में ना लगाओ नहीं लगेगा, रहा में ना लगाओ नहीं लगेगा, है में ना लगाओ नहीं लगेगा, लेकिन नाच में ना लगा दो, नाचना, तो ये वाक्य तुम्हारा, ये शब्द तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसी ना लग जाता है, वो क्या हो जाती है? तुम्हारी मेन वर्ब हो जाती है। बेटा किताबी भाषा में बहुत कुछ लिखा रहता है और ऐसे बताती नहीं है कोई, लेकिन मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे बिगनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं अपना पढ़ने का, और या ये कंफ्यूज होती हैं कौन मेन वर्ब होती है, कौन सब्जेक्ट होता है, कौन ऑब्जेक्ट होता है, कौन हेल्पिंग वर्ब होती है, उनको बताने के लिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ।
ऐसे आगे लिखा है और इंग्लिश में इनकी फॉर्म यूज की जाती है, इनकी इंग्लिश की मीनिंग भी होती हैं सबकी। तो ये शब्द होते हैं मेन वर्ब होती हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट की तो और किताबी भाषा बहुत सारी होती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसी ऐसी जो हमको डायरेक्ट दिमाग पर एकदम सही से समझ में आ जाए, इसीलिए ऐसे मैंने सब्जेक्ट को बता दिया, ऐसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को बता रहा हूँ, ऐसे ही मैंने मेन वर्ब को बता दिया, ऐसे हेल्पिंग वर्ब को बता दिया। तो ये आता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट लास्ट और इम्पोर्टेंट। क्या लिखा है? जिस शब्द या जिस शब्द बोले तो वस्तु हो शब्द या कोई चीज़ हो सकती है, इंग्लिश में थिंग्स, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट का कार्य या एक्शन पूरा होता है, यानी कि जिस शब्द से या जिस वस्तु से या जिस इंसान से सब्जेक्ट का काम पूरा हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। यदि ये नहीं होगा तो सब्जेक्ट का कोई काम कंप्लीट हो ही नहीं सकता, यानी कि कंप्लीट होगा तो फिर वहाँ पर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और जब कोई काम कर रहा है और वो चीज़ नहीं है और तो वो सेंटेंस पूरा नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए देखते हैं, राम पतंग उड़ा रहा है। यदि पतंग को हटा दे तो कैसे हो? राम उड़ा रहा है। भाई क्या उड़ा रहा है? कोई पता चल रहा है? नहीं। तो यहाँ पे शब्द आया ना क्या, क्या का आंसर मिले और इंग्लिश में व्हाट का आंसर मिले तो हम पता चलता है ये क्या होता है। राम क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा। तो यहाँ काम पूरा, उड़ाने का काम पूरा। राम काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? उड़ाने का काम कर रहा है। क्या उड़ाने का काम कर रहा है? पतंग। तो यहाँ पे पतंग क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और उड़ाने का काम कर रहा है तो ये मेन वर्ब हो जाएगी। और कौन उड़ा रहा है? राम उड़ा रहा है। यानी कि हम और एक और भाषा में बोलें, कौन का सेंटेंस में पूरा कौन लगा के पूछेंगे, कौन उड़ा रहा है? तो राम उड़ा रहा है, तो उत्तर क्या है? राम। तो राम क्या होगा? सब्जेक्ट। क्या उड़ा रहा है? पतंग। तो क्या का आंसर मिला? तो ऑब्जेक्ट। और राम एक्शन क्या कर रहा है? क्या वर्क कर रहा है? वो वर्क का जो आंसर आएगा, एक्शन का जो आंसर आएगा, वो मेन वर्ब होती है। अब देखो जैसे राम कार कर रहा है, क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट हो गया। उड़ाने का काम कर रहा है तो एक्शन हो गया, तो ये मेन वर्ब हो गई। और बिना पतंग के कार्य पूरा नहीं हो सकता, तो पतंग क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे हल्की हल्की चीज़ों को बारीकी से बताया कि जिससे कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर स्पष्ट हो जाए कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है और कौन मेन वर्ब है। बेटा अब भी आप सेंटेंस में जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं या इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश, जब तक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको कंप्लीट नहीं हो जाता, ज्ञान नहीं हो जाता, उसको नहीं समझ पाते, तब तक आप कुछ उसका ट्रांसलेशन किसी प्रकार से कर ही नहीं सकते, ना हिंदी से इंग्लिश में ना इंग्लिश से हिंदी में। अब आता अदर वर्ड्स। क्या कह रहे हैं? इनने ये कहा कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इन चारों को सेंटेंस में छोड़ दें, इन चारों को छांट लें, तो जो शब्द बच जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? अदर वर्ड्स हो जाएगा। जैसे कि वाक्यों में इन चारों को, कौन कौन? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानने के बाद ट्रांसलेशन कंप्लीट करते हैं और इनके बाद वाक्यों में जो शब्द बचते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अंत में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? अंत में लिखते हैं। वे अन्य शब्द ही अदर वर्ड्स होते हैं। बेटा ये इंग्लिश में भी मिल जाए, वो इंग्लिश का सेंटेंस होगा उसमें भी मिल जाएगा। सबसे पहले क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या? हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी। फिर तीसरे नंबर पे मेन वर्ब मिल जाएगी और चौथे नंबर पे क्या मिल जाएगा तुमको? ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और लास्ट में जो बचेगा वो लास्ट में रहेगा सेंटेंस के, वो क्या आ जाएगा? अदर वर्ड्स हो जाएगा। बेटा अब यहाँ से अब देखते हैं, इसको और कंप्लीट करते हैं। मैं सबसे पहले खाना नहीं खाता खाता हूँ। यहाँ पे हूँ होगा, बाई मिस्टेक है हो गया है। तो काम खाना कौन नहीं खा रहा है? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। खाना, देखो एक खाना, एक खाता, तो खाना यहाँ पे फूड होता है और खाता मीन्स चबाना होता है। तो चबाने का काम कर रहा है और चबाया किसको जा रहा है? ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई मेन वर्ब और ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे है आ गया लास्ट में, तो इसको हम क्या मान लेंगे? हेल्पिंग वर्ब। इसमें नया शब्द आ गया बेटा नहीं, तो ये हमेशा नॉट शब्द हमेशा किसके बाद आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। और अब ये चारों आइडेंटिफाई कर लिए, मैं कर लिया, खाना कर लिया, नहीं कर लिया, खाता कर लिया, यह कर लिया। अब क्या बचा? सबसे पहले। तो ये सबसे पहले ही वर्ड तुम्हारा क्या है? अदर वर्ड
सो होते हैं। आगे लिखा है वैसे तो ये एडवर्ब मानेंगे लेकिन सेंटेंस में अदर वर्ड से मानेंगे ट्रांसलेशन में, जिससे कि यार कन्फ्यूज ना हो सके। वह स्कूल सबसे आखिरी में आई है, तो आई है तो वह कौन है, लड़की है, स्वाभाविक है क्योंकि ई की मात्रा गई, लड़की है। अब आना है तो इसकी क्या बन गई, मेन वर्ब बन गई, है वो क्या बन गई, हेल्पिंग वर्ब बन गई। और कहाँ आई है भाई, बिना स्कूल के कहीं आ रही है वो, नहीं, तो स्कूल इसका लास्ट काम कंप्लीट कर रहा है, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, सब्जेक्ट बन गया, सॉरी ऑब्जेक्ट बन गया। तो सबसे पहले हमने क्या छांटा, सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या छांटा हमने, सब्जेक्ट को छांटा। दूसरे नंबर पर किसको छांटा हमने, सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट को देखा, इसी में पास में ही रहता है। लास्ट में आता तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब आता लास्ट में, और इससे पहले मेन वर्ब वो मेन वर्ब आ जाती है। तो तीसरे नंबर पर इसको छांट लिया, फोर्थ नंबर पर इसको छांट लिया, और लास्ट में जाकर के बचा वो तुम्हारा क्या हो गया, अदर वर्ड आ गया। बस सिंपल सा है, मैं अपनी भाषा में आपको बता रहा हूँ, आप कभी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, भूल ही नहीं सकते इस चीज़ को। और अभी नहीं, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जिससे कि आप उसे आज ही पूरा का पूरा आज ही समझ जाएंगे। जब पूरी वीडियो देखेंगे आप तो कंप्लीट सीख जाओगे। जैसे कि वह गली में बॉल खेल रहा है, तो वह कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है बॉल, वह, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, है लास्ट में तो हेल्पिंग वर्ब, क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, तो खेलने का काम कर रहा है तो खेलने ना लगा दिया, ना देखो लगाओ इसमें, वह में ना लग जाएगा, नहीं, गली में ना लग जाएगा, गली ना हो जाएगा तो भी नहीं, में ना लग जाएगा, नहीं, बॉल में ना लग जाएगा, नहीं, बॉल ना, गलत हो जाएगा। अब खेल ना, ये सही बन गया, खेल को खेलना कहते हैं। और रहा ना में जोड़ेंगे तो नहीं जुड़ेगा, तो है में जोड़ेंगे नहीं जुड़ेगा, तो सिर्फ खेल में जुड़ा है ना, और ना जिसमें जुड़ जाता है वो क्या हो जाती है, मेन वर्ब हो जाती है। तब ये तुम्हारा वाक्य आइडेंटिफाई करना हम पूरी तरीक़ा से सीख जाते हैं। नोट में करके लिखा है, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद बचा हुआ पार्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट्स माना जाता है। अब मैंने आपको शुरू में बता दिया कि सब्जेक्ट के बाद में जो भी प्रेडिकेट पार्ट होता है, पूरा प्रेडिकेट पार्ट ऑब्जेक्ट में ही मान लिया जाता है। आगे लिखा है, इन सभी की पहचान करने के बाद सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस स्ट्रक्चर में क्रम से रखा जाता है, नहीं तो गलत सेंस निकल जाता है और सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन सही नहीं कर पाते। किस स्ट्रक्चर में इनको पहचानने के बाद रखते हैं, ये है स्ट्रक्चर, शुरू में ही बताया था, और ये यूनिवर्सल होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम पूरी ग्रामर, पूरा ट्रांसलेशन, जितनी भी दुनिया की इंग्लिश की बुक बनी हुई हैं वो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है। यानी कि कह सकते हैं इनको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनका रखने का जो क्रम होता है वो इस क्रम के आधार पर रखते हैं। सबसे पहले किसे रखते हैं, सब्जेक्ट, हमारे सेंटेंस में छांट लेंगे तो सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, इंग्लिश करेंगे, बनाएंगे, ट्रांसलेशन बनाएंगे, तब हिंदी में से छांटना है हमको, सब्जेक्ट को छांटना है, हेल्पिंग वर्ब को छांटना, मेन वर्ब को छांटना, ऑब्जेक्ट को छांटना है और अदर वर्ड्स को। और इंग्लिश का बनाएंगे तब क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पर सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश लिखेंगे, और मेन वर्ब की जगह पर इंग्लिश की मेन वर्ब लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, और लास्ट में अदर वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब की नीड होने पर हम यूज़ करते हैं, या जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में ज़रूरत होती है लगाते हैं, और ज़रूरत नहीं होने पर उसका नंबर मिस कर देते हैं, जंप करके अगले की को ले लेते हैं। यानी कि कहने का मीन्स ये है, किसी भी सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि ये पाँचों की पाँचों पार्ट्स स्पीच हो, यदि हैं तो हम इनको इसी क्रम में रखेंगे, यदि नहीं हैं तो हम इस क्रम में नहीं रखेंगे। जो मिस होता है, जो नहीं है, उसका नंबर मिस करके अगले वाले को ले लेते हैं, तो जिससे कि सेंटेंस सही तरीके से रहता है। कभी कभार हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो फिर सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट मेन वर्ब ले लेते हैं, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। कभी कभार हमने देखा है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो अदर वर्ड्स ले लेते हैं। कभी कभार देखते हैं मेन वर्ब भी नहीं होता सेंटेंस में, वो एडजेक्टिव सेंटेंस होते हैं तो उनके याद ऑब्जेक्टिव पार्ट ले लेते हैं। और कभी कभार तुम्हारा देखा होता है कि सब्जेक्ट के इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं होता। ऐसी इम्परेटिव सेंटेंस बताऊंगा जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता, जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, डायरेक्ट क्या होती है, मेन वर्ब होती है। तो मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड आता है। ये सभी सेंटेंस मैं आपको बताने वाला हूँ, आप फिक्र ना करें, आपको इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट क्या कहता है,
इस स्ट्रक्चर को 6 फॉर्म में यूज किया जाता है जो सेंटेंस के प्रकार या प्रकृति पर निर्भर करता है और उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। देखो बेटा, अभी तक आपने पढ़ा होगा कौन से अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ये पढ़ा होगा। नाम तो वही है, नाम तो आपके लिए वही है, लेकिन इनको मैंने इतनी सरल तरीके से लिखाया है कि तुम कभी भूल ही नहीं सकते। देखो कैसे, सबसे पहले ऐसा आएगा, ऐसे बनाना होता है, कैसे, जिनमें नहीं शब्द आ जाए, सॉरी, जिनमें नहीं शब्द, मैंने अपनी भाषा में लिखा है। देखो, ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक यानी कि WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड नहीं आते, और नहीं शब्द, नहीं मत मीन्स नॉट, नॉट भी शब्द कभी नहीं आते। तो ऐसे शब्द कौन से कहलाते हैं? अफर्मेटिव कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये होता है वो होता है, कन्फ्यूज हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। तुम तो बस ये देख लो इसमें प्रश्नवाचक है नहीं है, और नॉट लगा है नहीं लगा है, तो सीधा कौन सा सेंटेंस हो गया? अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर आता है? ये आता है। सबसे पहले किसे रखते हैं? सब्जेक्ट को। दूसरे नंबर पर किसे रखते हैं? हेल्पिंग वर्ब को। तीसरे नंबर पर क्या रखते हैं? मेन वर्ब को। और चौथे नंबर पर क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट को। पाँचवें नंबर पर अदर वर्ड्स को। ठीक है बेटा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि अब आता है वह खेल रहा है, देखो क्या लिखा है? सिंपल। इसमें क्वेश्चन वर्ड कहीं नहीं है, देखो लिखा है प्रश्नवाचक नहीं है इसमें, और नहीं शब्द नहीं है इसमें, इसीलिए वह नाच रही है, और इसमें भी ये दो में से कोई नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस कौन से होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बट आप बहुत सोच रहे हो सर आपने इंग्लिश क्यों नहीं बनाई? अभी मैं इंग्लिश का ट्रांसलेशन तो तुम्हें अभी सिखा ही रहा हूँ। अभी तो ट्रांसलेशन करने से पहले आपको ये बता रहा हूँ कौन सा टेंस है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन सा तुम्हारा सब्जेक्ट है, कौन सा आपका ऑब्जेक्ट है, और कौन सा ये सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। दूसरा आ गया नेगेटिव। इनमें हमेशा क्या मिलेगा बेटा? नहीं शब्द आएगा। हिंदी के शब्दों में नहीं आएगा और इंग्लिश के शब्द में नॉट आएगा। क्या आएगा? नॉट आएगा। तो वो कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। जैसे कि लिखा है, इन शब्दों में नहीं शब्द 100% जरूर आता है, बिना नॉट के नेगेटिव बन ही नहीं सकता, है ना। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस वाली चीज़ तो मैं अभी आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, अभी तो बेसिक की चीज़ बता रहा हूँ, कंफ्यूज करना ही नहीं है आपको। एक्सेप्शंस की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वह खाना नहीं खा रही है, आ गया नहीं सब, तो कौन सा हो गया? नेगेटिव। तुम पढ़ते नहीं हो, आ गया नॉट सब, नेगेटिव हो गया। थर्ड देखो, हेल्पिंग वर्ब जिनमें हमेशा आगे आती है और हिंदी के शब्दों में क्या शब्द आगे आता है? तीसरे नंबर के शब्द ऐसे होते हैं जिनके क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब उनमें आगे आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? आगे आ जाती है, और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ब। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट बोला जाता है। क्यों बोल लेते हैं बेटा फर्स्ट? क्योंकि इनमें एक ही क्वेश्चन वर्ड शब्द आता है, क्वेश्चन वर्ड शब्द आता है, वो है क्या। और क्या आएगा? वो भी कहाँ आएगा? सबसे आगे आएगा। कहाँ आएगा? सबसे आगे आएगा। इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द जरूर आता है, वो भी आगे। क्या शब्द आता है? क्या शब्द जरूर आता है। ठीक है, जैसे कि क्या उसने खाना खाया था, क्या तुम किताब पढ़ती हो, और इनमें बेटा क्वेश्चन मार्क भी जरूर आता है। तो क्या शब्द आगे आ जाए तब हम क्या की इंग्लिश नहीं बनाते, बॉट नहीं लिखते। तब हम क्या करते हैं? ऐसे सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखते हैं। दूसरे नंबर पर इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट देखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट, इसमें मेन वर्ब देखते हैं, फिर मेन वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, और फिर अदर वर्ड्स रखते हैं। फोर्थ नंबर पर हेल्पिंग वर्ब आती है। देखो अभी बताऊंगा, इसमें सिर्फ क्या जोड़ दिया है? नॉट जोड़ दिया है। बाकी का ये जैसा का जैसा रहता है। इसमें क्या जोड़ा है? सिर्फ नॉट जोड़ दिया है, और इसके बाद में मेन वर्ब अपनी जगह पर, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर, अदर वर्ड्स अपनी जगह पर। और हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है तो पहले है, फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पहले है, फिर नॉट आ गया तो नेगेटिव हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव। इसका पूरा नाम क्या होगा? इंट्रोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव। अब इन क्या शब्द के साथ नहीं शब्द भी जरूर आता है, यानी कि क्या शब्द आता है और इनके साथ क्या भी आता है? नहीं। नहीं आता है, यानी कि तुम तो ये देख लो, जिसमें नहीं आता है तो ज़रूर या तो इंट्रोगेटिव का नेगेटिव होगा, या फिर ये डायरेक्ट नेगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव का कैसे पता करेंगे? पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए इंग्लिश में, और हिंदी में क्या शब्द पहले आ जाए।
है ना। अब फिफ्थ नंबर का देखो, ये बहुत थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, सॉरी क्वेश्चन वर्ड आएगा, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट आएगा, चौथे पर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। और ऐसे सेंटेंसों में क्या क्वेश्चनवाचक शब्द कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द कौन से, कब, कहाँ, कैसे, क्या, कैसे, क्यों, किसे, किसको, ऐसे शब्द वाक्य के कहाँ मिलते हैं बेटा, बीच में आते हैं। यहाँ पे मैंने अभी बताया था वाक्य कहाँ मिलते हैं, आगे आते हैं। तो आगे आते हैं वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट मान लेते हैं, और जो बीच में आते हैं वो इंट्रोगेटिव सेकंड मान लेते हैं। जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट के साथ जो क्या शब्द पहले आता है उसके साथ नहीं शब्द यानी कि नॉट आ जाता है, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाता है। और इंट्रोगेटिव सेकंड के साथ में नॉट आ जाता है तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाता है। यानी कि हमें देखना है देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंपल था, नॉट नहीं था, क्वेश्चन मार्क था, तो अब से अफर्मेटिव कह दिया। जब नॉट आ गया तो नेगेटिव कह दिया। और जब बेटा क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द क्या सबसे पहले आ गया तो इंट्रोगेटिव। प्रश्नवाचक शब्द को ही हम क्या कहते हैं, इंटरोगेशन, या किसी से प्रश्न करना इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव, इसीलिए सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बोल दिया। जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट के साथ नॉट लगा दिया तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। जब इंट्रोगेटिव सेकंड के साथ जो क्वेश्चन मार्क कहाँ जाए, क्वेश्चन वर्ड कहाँ जाए, बीच में, सेंटेंस में, हिंदी के शब्द में बीच में आएंगे, तब इंट्रोगेटिव सेकंड हो जाएगा। और इनके साथ नॉट आ गया तो इंट्रोगेटिव सेकंड प्लस नेगेटिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे उदाहरण दिया है, लिखा ना, क्या उसने खाना नहीं खाया था, तो क्या शब्द पहले आ गया, सही बात है। नॉट आ गया तो कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और प्लस नेगेटिव। क्या वह बाजार नहीं गई थी, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट और नहीं शब्द आ गया तो नेगेटिव। अब देखो, तुम कहाँ रहते हो, इसमें नहीं शब्द नहीं आया यानी कि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ये कौन सा, ओनली कहाँ शब्द बीच में आ गया, तो कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव सेकंड। आप कैसी हो, तो कहाँ पे आ गया, बीच में, तो इंट्रोगेटिव सेकंड। यदि इसी को हम कहें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाएं, तो तुम कहाँ नहीं जा रहे हो, तो कहाँ शब्द भी आ गया और नहीं शब्द भी आ गया। और तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, कहाँ शब्द भी आ गया, अब क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया। बाकी का सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है। सब में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और बेटा इनके सबको स्ट्रक्चर इसी फॉर्मेट में रखना है जो आपको मैंने 6 रखे हैं ना, इसी फॉर्मेट में बनते हैं। ये अंतिम स्टेप है, अंतिम चरण चल रहा है जो आपको ट्रांसलेशन और टेंसों के बारे में और इंग्लिश के जितने भी सेंटेंस होते हैं उन्हें इसी फॉर्मेट में रखा जाता है। तभी मैंने बोला था कि यूनिवर्सल ये क्या रहता है, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर रहता है। अब मैं इसको एक बार समझा देता हूँ। पहला अफर्मेटिव होगा तो डायरेक्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आ जाएगा। जब नॉट आ जाएगी तो हेल्पिंग वर्ब की हमेशा नॉट कहाँ पे आती है, हेल्पिंग वर्ब की तुरंत बाद आती है। नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है, इसके तुरंत बाद आती है। कहेंगे सर कैसे याद करेंगे, याद करना ही नहीं है, सिर्फ समझना है। नॉट आ गया तो कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगी। जब प्रश्नवाचक पहले आ गया तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, यहाँ से ये हेल्पिंग वर्ब आ गई और इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा क्रॉस कर दिया, यानी कि जो 2 नंबर की थी वो पहले पे कर दी और सब्जेक्ट था वो दूसरे नंबर पर डाल दिया। बाकी का सेम आएगा, है मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब इसी में नेगेटिव लग जाती है, इसी में क्या आ जाता है, नॉट आ जाती है, तो फिर क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट अपनी जगह पर है और इसकी यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाती है, फिर मेन वर्ब आ जाती है। यानी कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट और फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड सेकंड आता है जिनमें कब, कहाँ, कैसे शब्द बीच में आते हैं। जो शब्द कब, कहाँ, कैसे बीच में आते हैं उनकी सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इंग्लिश लिखते हैं। जैसे कब आ गया तो वैन आ जाएगा, व्हाट आ गया तो क्या आ गया तो व्हाट आ जाएगा, कैसे आ गया तो हाउ आ जाएगा और कहाँ आ गया तो वेयर आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैसे याद करेंगे सर, जो आपको पहले नंबर का बताया था जिसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद इसको थोड़ा सा सिर्फ सब्जेक्ट को पीछे किया है और इसमें भी कुछ नहीं करते। जो 3rd नंबर का 4th नंबर का होता है वैसा ये होता है, सिर्फ इसमें क्या जोड़ देते हैं आगे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन WH वर्ड आगे रख देते हैं। फिर देखो जैसा जैसा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट,
और फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। यानी कि थर्ड नंबर का और फिफ्थ नंबर का सेम है, सिर्फ अंतर किसका है, प्रश्नवाचक शब्द आगे जोड़ना है। और फोर्थ नंबर का और सिक्स नंबर का सेम है, सिर्फ क्या जोड़ना है, इसमें भी नॉट जोड़ना है। ये नॉट नॉट वाले हैं, इनमें सिर्फ WH वर्ड जोड़ना है, इसमें नॉट लगी है, इसमें नॉट लगी है, कुछ भी नहीं है। इनको समझने के लिए कुछ है ही नहीं है आपके पास, बस इनको देख लेना है पहला कैसे बना है, फिर दूसरे में नोट लगा दी, फिर तीसरा में प्रश्नवाचक का शब्द आगे आ गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। और तो फिर इसको हम जैसा का जैसा सब्जेक्ट पीछे कर देते हैं। इसके बाद में यदि आपकी नोट आ गई तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा लेते हैं, और जब प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो प्रश्नवाचक शब्द लगा देते हैं, और इसको जैसा का जैसा उतार देते हैं। नोट है तो नोट लगा देंगे, और नोट नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे। बस इसमें नोट लगी है इसलिए इसमें नोट नहीं लगी तो नहीं लगाएंगे, और इसमें लगा है जैसा का जैसा, नोट लगा है तो नोट वाला दिया जाएगा। सेम है, कुछ नहीं बदला है। एक बार तुम इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट कर करके देखोगे ना, 100% पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं मैंने क्या सिखाया है आपको, उसमें और बारीकी से सब कुछ सिखाया है। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा है वाक्यों की पहचान करना। वाक्यों को ये पहचानना है कि वाक्य फुल नामकरण कैसे होता है। बेटा इनका नामकरण कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले क्या है, लास्ट में है तो किसका है, प्रेजेंट का। इसके बाद ताती है तो किसका है, इंडेफिनिट का। इसके बाद में सेंटेंस कैसा है, नहीं आया शब्द आया, इसमें नहीं आया। इंट्रोगेटिव आया है, नहीं आया तो कौन सा है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बोलेंगे या फिर इसको सिंपल बोलेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, क्या वे खाना बना रहे हैं, तो पीछे क्या गया है तो किसका हो गया, प्रेजेंट का। लास्ट में फिर क्या रहा रही तो किसका हो गया, कंटिन्यूअस का। और इसके बाद में सिंपल है, हाँ इंट्रोगेटिव फर्स्ट, कौन सा है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है। ठीक है, दूसरा क्या वे खाना नहीं बना रहे थे, तो किसका था गया तो पास्ट का। ठीक है, इसके बाद में रहा रही है तो कंटिन्यूअस का गया। इसके बाद में आपको देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा है, ये प्रश्नवाचक पहले आ गया और नोट भी आ गया, तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है ना, ये फर्स्ट का है ना, तो ये फर्स्ट। दूसरा, वे रोज़ गाना गाते थे, तो ये किसका है, फास्ट का। था गया, ताती आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट का। इसके बाद में एक ही मात्रा लगी है ना, इसके बाद में बे रोज़ खाना, बस तो बस पास्ट का इंडेफिनिट का। और कौन सा है, अफर्मेटिव। कौन सा है, अफर्मेटिव। बच्चे कल बगीचा क्यों जाएंगे, सॉरी अब आगे देखेंगे बच्चे कल बगीचा क्यों जाएंगे, तो एक गे लास्ट में आ गया, तो ये क्या आ गया, फ्यूचर का। अब बच्चे कल जाएंगे फ्यूचर है, क्यों जाएंगे फ्यूचर का है, आगे किसका है, इंट्रोगेटिव का है, तो किसका हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें रहा रही नहीं है बेटा, इसमें चुका चुकी भी नहीं है, इसमें से रहा रही नहीं है, तो किसका हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेकेंड। कौन सा, इंट्रोगेटिव सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें नॉट नहीं लगा तो इंट्रोगेटिव सेकंड का नेगेटिव हो जाता। राधा खाना बना चुकी है। मैंने आपको जो 6 स्ट्रक्चर बताए हैं ना, तो जिसका मैं नाम ले रहा हूँ वो वैसे वैसे बनते हैं। अभी मैं आपको इतना बता रहा हूँ, अब इसके बाद में आपको मैं ट्रांसलेशन बताऊँगा, और एक बार बताऊँगा तो 100% आप सीख ही जाओगे। राधा खाना बना चुकी है, तो है तो किसका है, प्रेजेंट का है। चुका चुकी है तो प्रेजेंट का परफेक्ट का है, और अफर्मेटिव का है, क्योंकि इसमें नॉट भी नहीं आई है और प्रश्नवाचक शब्द भी नहीं आया, WH वर्ड भी नहीं आए हैं। इसमें उसने गाना गाया, तो एक ही मात्रा आई तो पास्ट का है, और पास्ट का इंडेफिनिट है और अफर्मेटिव है। इससे पता चलता है कि पूरे एक एक सेंटेंस का नाम पूरा कैसा होता है, टेंस आता है। टेंस के अंदर मैंने जो 4 लगाए थे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, वो भी आते हैं। और तीसरे नंबर पर मैंने बताए थे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो वो भी आते हैं। तो इनका नाम
किसी भी एक सेंटेंस का नाम इन 3 नामों से मिलकर बनता है। कौन सा? प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट का शो करना पड़ेगा, और इंडेफिनिट कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो शो करना पड़ेगा। और सेंटेंस की प्रकृति, प्रकृति मीन्स अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, क्या है, वो भी तुमको शो करना पड़ेगी। अब आ गया राम पतंग नहीं उड़ा रहा था, तो किसका है? था आ गया तो पास्ट आ गया, था है ये। तो और रहा रही है तो कंटिन्यूस आ गया, इसके पास में कंटिन्यूस आ गया। इसके बाद में क्या है? नहीं है, तो किसका है ये? नेगेटिव हो गया। किसका? कंटिन्यूस का नेगेटिव। तो पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ऐसी कोमल राम को क्यों पीट रही थी? कोमल पीट रही थी, काम कौन कर रहा है? कोमल। काम किस पे हो रहा है? राम पर। पिट कौन रहा है? राम। तो सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट, बेटा इनमें भी छांट लो, कोई बात नहीं, और अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा। और इनको मैं आपको बताऊंगा, ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट, ये एक्शन, एक्शन की स्टेट बताएगी। वो पीट ना लगा देंगे ना, इसमें जुड़ जाएगा ना, तो ये क्या जाएगी? मेन वर्ब। और ये क्या गया? क्वेश्चन वर्ब, WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड आ गया, है ना। अब देखो यहाँ से सबसे पहले थाती है तो पास्ट का आ गया, रहा रही है तो कंटिन्यूस आ गया। इसके बाद क्यों शब्द आया है तो किसका हो जाएगा? इंट्रोगेटिव, बीच में आया है तो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कौन सा वाला? सेकंड वाला। अब देखो, वह बाजार नहीं गया, आ की मात्रा आ गई पास्ट का, कौन सा है? पास्ट का इंडेफिनिट, आ ई ए की मात्रा आई है, क्योंकि इसमें आ ई की मात्रा आ गई, चुका चुकी रहा रही नहीं आई, तो किसका है ये? सीधा इंडेफिनिट का। और किसका है? नेगेटिव। ये नहीं आ गया तो क्या है? नेगेटिव। पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे, किसका है? गागी आ गया तो फ्यूचर का, रहा रही है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का, और उड़ रहे होंगे, अब इसके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट, रहा रही है इसमें कंटिन्यूअस है, नहीं शब्द नहीं आया और प्रश्नवाचक नहीं आया, तो किसका हो गया? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को ही बेटा हम क्या बोलते हैं? सिंपल बोलते हैं, है ना। अब देखो, रानी अपनी किताब स्कूल में क्यों नहीं लाई, आई, आ ई की मात्रा पास्ट। इसके बाद में आई की मात्रा ही पास्ट का, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद में कौन सा है? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो पास्ट का इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सिर्फ मैं टेंस को पहचानना बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक तुम पहचान नहीं पाओगे बेटा, तब तक ध्यान रखना, कभी तुम बना ही नहीं पाओगे। पहचानना क्या होता है? लास्ट वाले शब्द से पहला वाला, दूसरे नंबर वाले शब्द से दूसरे वाला, और कब, कहाँ, क्यों बीच में आ गए, या नहीं आया, या नहीं आ गया, नहीं शब्द, नॉट शब्द आ गया, तो नेगेटिव या अफर्मेटिव, ये तीन शब्दों से मिलकर था। बेटा ये आपके WH वर्ड क्या होते हैं? देखो यहाँ पर नई चीज़ आ गई, WH वर्ड। ये WH वर्ड होते क्या हैं? WH से बनने वाले प्रश्नवाचक शब्द, क्योंकि उनमें सबसे पहले WH आता है, इसीलिए उनका नाम WH वर्ड रख दिया। इन्हीं को हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी सेंटेंस में किसी से कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रश्न पूछता है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, हिंदी में प्रश्नवाचक बोलते हैं। शब्द WH से शुरू होते हैं, इसलिए WH वर्ड बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं? हूँ, कौन, जीवित जीव, इंसान के लिए करते हैं। वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, व्हाट, क्या, वाई, क्यों, हाउ, कैसे, विच, कौन, हुम, किसका, किसके के लिए, और हाउ मच, जब हम किसी चीज़ को नापना तोलना होता है, दूध दही घी होता है, और जब गिनना होता है, गिनती वाले होते हैं, काउंटेबल होते हैं, ये अनकाउंटेबल के लिए, अकाउंटेबल के लिए। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, और ये सब चीज़ दोबारा से एक बार और बता रहा हूँ। वह शब्द कार्य कर रहा है, तो इस वाक्य में वह शब्द क्या है? सब्जेक्ट है, वह पतंग उड़ा रहा है ना, है वाक्य में अंत में, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब है। मैं दोबारा से रिपीट इसलिए कर रहा हूँ को आप लोग इसे ना भूलें, है ना। उड़ में ना लगा देंगे, ना लगा दिया जाएगा तो उड़ना हो जाएगा, तो ये मेन वर्ब हो जाएगा, फिर वह एक्शन भी उड़ना हो जाएगा। अब आता पतंग, इससे काम पूरा हो रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वह पतंग उड़ा रहा है, तो इस प्रकार से वह सब्जेक्ट हो गया, पतंग ऑब्जेक्ट बन गए, उड़ना मेन वर्ब बन गई, और रहा रही एक स्टेट बताती है, और यही हेल्पिंग वर्ब हुई।
इसी प्रकार से बेटा इसमें भी वह खाना क्यों नहीं बनाती है, तो कौन सब्जेक्ट होगा, कौन ऑब्जेक्ट होगा, कौन क्वेश्चन वर्ड है, कौन तुम्हारा मेन वर्ब है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, ये दिया गया है। इसका ये डिक्लेरेशन पूरा यहाँ पर है। यहाँ पर फिर देखेंगे इसमें भी यही चीज़ है, राधा खाना क्यों नहीं बना रही थी। वहाँ पे मैंने पिछले जो आपको जिसमें कुछ नहीं था, रेड पेन से था, उसमें सब में ओनली टेंस को पहचानने की बात चल रही थी। और यहाँ पे सिर्फ पहचान रहे हैं, तो क्या पहचान रहे हैं, कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन क्वेश्चन वर्ड है, कौन नेगेटिव वर्ड है, कौन मेन वर्ब है, और कौन स्टेट बताने वाली चीज़ है ना। मेन वर्ब के साथ में जो रहा रही, चुका चुकी, रहा रही होती है, वो स्टेट को बताती है, मेन वर्ब के साथ आती है, तो है ना। तो ऐसे ही हम सब्जेक्ट का नाम पता मैंने बता दिया है। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे छांटे ये भी मैं बता रहा हूँ। और सबसे पहली वाली वीडियो तो जो 1 नंबर की थी, मैं डाली थी, उसमें बेटा मैंने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं वो बताया गया था। ठीक है, ऐसे ही इनको पढ़ोगे आप तो आप इनको भी अच्छे से सीख जाओगे। बहुत अच्छे से इनको गौर से पढ़ना है और नोट करते जाना। जैसे मैंने आपको लिखाया है वैसे बेटा मैं आपको बोल रहा हूँ। एक बार देखने के बाद तो ऐसा लगता है हाँ सीख गए, बाद में हम भूल जाते हैं। इसलिए आपको ये रजिस्टर में 100% नोट डाउन करना है। ठीक है बेटा। आप बोलोगे सर इतने सारे सेंटेंस क्यों दिए गए हैं, तो मैंने इसलिए दिए बेटा, कहीं पर आपको मिलेंगे एक सब्जेक्ट वाले, कहीं पर 2 सब्जेक्ट वाले सेंटेंस मिलेंगे, कहीं पर 2 ऑब्जेक्ट वाले मिलेंगे, कहीं पर आपको 2 मेन वर्ब वाले मिलेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है रीना नरेश को पीटना चाहती है, तो इसमें एक मेन वर्ब भी है और एक मेन वर्ब है, तो 2 मेन वर्ब वाले आ गए। यहाँ पर अशोक और रामित, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट आ गए बेटा तुम्हारे। आनंद और चतुर सिंह, ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ गया। और को खाना खिलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट आ गए, 2 सब्जेक्ट आ गए और 2 मेन वर्ब आ गई। तो ऐसे में हम कैसे पहचानें कौन सब्जेक्ट होगा इतना बड़े में, कौन ऑब्जेक्ट होगा, कौन तुम्हारी मेन वर्ब होंगी। देखो यहाँ पर काम कौन कौन कर रहे हैं, अशोक, और पीटने का काम कौन कौन कर रहे हैं, कौन चाहता है, सबसे मेन चीज़ कौन चाहता है, चाहते हैं सिर्फ अशोक और रामित। तो ये चाहने वाले हैं, करने वाले हैं। कौन का आंसर किससे मिलेगा, अशोक और रामित से। और किसको पीट रहे हैं, आनंद। तो ये अशोक और रामित का काम क्या है, पीटने का। क्या है, पीटने का। तो इसीलिए पीटना मेन वर्ब हो जाएगी तुम्हारी। सबसे पहले मेन वर्ब आती है चाहने की। दूसरा फिर सॉरी यहाँ पीटना नहीं रहे, यहाँ पे खिलाना है, तो यहाँ पे खिलाना आ जाएगा सेकंड मेन वर्ब। अब आता है किस किस को पीट रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से बन जाएगा आनंद और चतुर सिंह। अब ये खाना, फूड खाएंगे, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट, यहाँ पर ये दोनों एक साथ, ये देखो कंजंक्शन से जुड़े हैं दोनों, तो इसको पूरे शब्द को एक सब्जेक्ट मानेंगे। इससे यहाँ तक कि पूरे शब्द को एक ऑब्जेक्ट मानेंगे। अब यहाँ से खाना आ गया, इसे सेकंड ऑब्जेक्ट मानेंगे। यहाँ से खिलाना एक मेन वर्ब आ गई। 5 चाहना, चाहते हैं, सेकंड मेन वर्ब आ गई। तो इनको बेटा कैसे पहले लिखना है, कहाँ रखना है, क्योंकि मैंने तो अभी एक एक सब्जेक्ट एक एक ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर बनाया है। ये दो सब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट के जब मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको परिचित करा रहा हूँ कि ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, बाद में आप लोगों को फंसना नहीं है, आपको इसमें परेशान नहीं होना है। सुनीता और अनीता, गणेश और हरेंद्र को क्यों पीटना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव भी आ गया, क्यों भी आ गया, पीटना भी आ गया साथ में, और चाहना भी आ गया। तो मेन वर्ब फर्स्ट आ गई, मेन वर्ब सेकंड आ गई, है ना। और को आ गया, से आ गया, तो ये सब क्या है, प्रपोजिशन है। और काम कौन कर रहा है इनमें, सब्जेक्ट सुनीता अनीता कर रही हैं। किस पे पूरा काम हो रहा है, गणेश हरेंद्र पर। और ये क्या काम करना है, पीटना है। और साथ में क्या चाहते हैं, दोनों 2 वर्ग आ गई, एक चाहना और एक पीटना। तो जितने भी बॉन्ड वाले शब्द आते हैं, स्टार्ट, बॉन्ड, ऐसे डबल मेन वर्ब वाले, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब यहाँ से नोट करके एक इम्पोर्टेंट चीज़ आई है बेटा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे सेंटेंस के लिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इन्हीं के आधार पर यूज की जाती है। क्या है, एक वाक्य में 2 सब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 2 मेन वर्ब होना संभव है। इन्हें कभी ये ना सोचा कि ऐसे कैसे बने, इन्हें जोड़ने के विशेष नियम होते हैं, वो मैं बता दूंगा। अब देखो, अभी नई चीज़ अभी तक हमने ये नहीं बताई थी किसके कितने नंबर होते हैं। सब्जेक्ट के 2 नंबर होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। ऑब्जेक्ट के 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। मेन वर्ब की 2 होते हैं, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। और हेल्पिंग वर्ब की भी 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल होता है। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, नोट करके कि नाउन होते हैं ना, नाउन से क्या क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। उनमें ऐसा येस लगाते हैं तो ये प्लूरल बन जाते हैं।
यानी कि सब्जेक्ट में ऐसा एस लगाएंगे तो वो कैसे बन जाएंगे, फ्लूरल बन जाएंगे। लेकिन मेन वर्ब में ऐसा एस लगा के कैसी बनाते हैं, उसे सिंगुलर बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, सिंगुलर। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, कोई जब अपन इनको सेंटेंस को करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। मेन वर्ब हमेशा फ्लूरल फॉर्म में होती है। क्या लिखा है, मेन वर्ब हमेशा कौन सी फॉर्म होती है, फ्लूरल फॉर्म में होती है। और सब्जेक्ट हमेशा कौन सी फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म में। जो प्लूरल फॉर्म में होती है उसमें ऐसा यस लगा के उसे सिंगुलर बनाते हैं, और जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं उसमें ऐसा यस लगा के प्लूरल बनाते हैं। ठीक है बेटा। अब वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद बेटा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।